अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 9 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 204 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। एक्सरसाइज हमें यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन है 4 चॉइसेस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड 4 चॉइसेस आपको गिवन होंगी, आपने राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। इज दैट क्लियर बेटे? मैं आपको यहाँ पे इन सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर में हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करवाऊँगी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1। गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया गया है और आपसे पूछा है यहाँ पे कि इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन कौन सी है। तो पार्ट बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अमोनिया इज द बेस, वाटर इज द एसिड। बी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे, बी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। द पीएच of 10⁻³ mole per decimeter cube of an aqueous solution of sulfuric acid is B is your right answer 2.7। B पे आप लोग जो है वो टिक लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is 2 × 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर -6। The maximum concentration of Ag ion in the solution is B is your right option 1.41 × 10⁻⁻5 mole per decimeter cube. Next है part 4. Which indicator is typically used for titration involving strong acids and strong bases? Right option is phenolphthalein, ठीक है। B is your right option. नेक्स्ट चलते हैं बेटे पार्ट 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर? राइट आंसर इज हाइड्रोक्सिल आयन OH-। ए पे आप लोग टिक लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविस एसिड बट नॉट अ ब्रोंस्टेड-लॉवरी एसिड? राइट ऑप्शन इज पार्ट सी AlCl3, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। सी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आए बुक के अपने पार्ट 7 पे। इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस हैव बीन एडेड। पार्ट सी पे आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट आता है पार्ट आपका 8। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ Cl आयन इन ए सोल्यूशन इज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl विल डिक्रीजेज। ए इज योर राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक मार्क करेंगे। बट कंसेंट्रेशन जो इसकी सॉल्युबिलिटी है सिल्वर क्लोराइड की वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है पार्ट 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए सब्सटेंस कैन एक्ट एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लॉवरी थ्योरी? पार्ट बी इज योर राइट आंसर। अमोनिया एंड अमोनियम आयन NH3 एंड NH4। 10 पार्ट है। इफ द pH of the solution is 11, what is hydroxyl ion concentration in the solution? Part A is your right option 1 × 10⁻³ m। A पे आप लोगों ने टिक लगाना है। नेक्स्ट आता है 11 पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म्स अ बफर सोल्यूशन? B is your right option CH3COONA and CH3COOH। बी पे आप लोग टिक मार्क करोगे। इज दैट क्लियर? MCQs हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पेज नंबर 205 कर रहे हैं बेटे हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हर चैप्टर में मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपके पेपर में 70% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आएंगे, इसलिए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को आप लोग लाजमी प्रिपेयर किया करो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें दिया गया, अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल फॉर ईच। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप या 4 पार्ट्स हैं, आपने इन सब की डेफिनेशन लिखनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे अगर ना भी लिखा होता ना कि विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, तो बेटे ये अंडरस्टूड बात है कि जब भी चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, 9th क्लास है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, जब भी कभी आपसे क्वेश्चन कोई भी पेपर में डेफिनेशन का आएगा ना, तो डेफिनेशन के साथ आपने एग्जाम्पल मस्ट राइट करनी होती है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपके नंबर जो हैं वो पूरे नहीं आएंगे, बल्कि हाफ नंबर आएगा, ठीक है।
तो एग्जाम्पल अगर लिखी हो तब भी लिखनी है, और अगर उन्होंने एग्जाम्पल आपसे ना पूछी हो तब भी अपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जो है वो ज़रूरी लिखनी होती है। सबसे पहले ये जितने भी चारों पार्ट्स हैं ना, इन सबकी डेफिनेशन आपके चैप्टर में दी गई है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा से मैं आपको ओरली बता देती हूँ, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट। और आप इसकी जो है वो एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ठीक है, आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। फिर आपका आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयन रेज टू एन एक्सपोनेंट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था और बड़ी डिटेल इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको आपकी बुक से हट के भी जो है वो बताई थी। ये क्या है? सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारी डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो आपको सेम आयंस जो हैं वो दे रहे हों। फिर आपका लास्ट में आता है एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है दैट चेंजेस कलर टू मार्क आ टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन का एंड पॉइंट, टू मार्क द टाइट्रेशन एंड पॉइंट। और एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिबिट वन कलर इन एसिड एंड अदर इन बेस। इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था और आपकी बुक में इसकी भी डेफिनेशन गिवन है। अगर आप बुक के पीछे आएँ तो बेटे आपको यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे हमें देखो दिया हुआ है आपको एसिड बेस इंडिकेटर, ये एसिड बेस इंडिकेटर की एग्जांपल और साथ ही आपने इसकी डेफिनेशन भी आपको ऊपर दी है, ये आप लिखोगे। फिर यहाँ पे हमें कॉमन आयन इफेक्ट मैंने आपको भी बताया भी है, और हमारे पास यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही पूछा हुआ था बेटे, यहीं से आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और साथ ही आपने इसकी एग्जाम्पल भी लिख लेनी है, एग्जाम्पल ये लिखी हुई है, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख देना। फिर आपसे पूछा था कि कॉमन आयन इफेक्ट भी पूछा ना। कॉमन आयन इफेक्ट ये है, ये कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये आपकी बुक में इसी पेज पे 194 पे इसकी डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स हैं। कोई भी एक या दो एग्जांपल आप यहाँ पे राइट करोगे। इसके अलावा सबसे पहला आपको क्या दिया हुआ था? आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ था, ठीक है, ये रहा आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट की भी इसी तरह आपने डेफिनेशन और साथ क्या लिख लेनी है? आपने इसकी एग्जाम्पल लिख देनी है। चारों के चारों जो हैं ये पार्ट्स हमारे चैप्टर में मौजूद हैं, इनकी एग्जांपल्स भी वहाँ पे दी गई हैं, वहीं से देख के आप लोग नोट कर लो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आपके पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस दी हुई हैं, आपने इनमें डिफरेंस जो है वो राइट करने हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट दो पार्ट्स दिए, एक दिया हुआ है पहला आपको हाइड्रोलिसिस एंड डिसोल्यूशन। हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटे? अ केमिकल रिएक्शन वेयर वाटर ब्रेक बॉन्ड इन अ कंपाउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जबकि जो डिसोल्यूशन होता है वो क्या होता है? ये फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। तो इनकी डेफिनेशन आप लिख लोगे तो वही इनका डिफरेंस होता है। हाइड्रोलिसिस में आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन दोबारा बता देती हूँ, अ केमिकल रिएक्शन वेयर वाटर ब्रेक बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। डिसोल्यूशन की आप क्या लिखोगे? अ फिजिकल प्रोसेस वेयर अ सल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। इसके अलावा एक और इन दोनों की एग्जाम्पल लिख लेना। इसमें कॉमन एग्जाम्पल जो आप लिखोगे हाइड्रोलिसिस में बेटे AlCl3 प्लस वाटर वाली लिख देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा? AlOH3 बन जाएगा। क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। डिसोल्यूशन में आप कॉमन एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की, जो हम सोडियम क्लोराइड के पास कॉमन एग्जाम्पल लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, और साथ आपके पास क्या बन जाते हैं? दो आयन, एक सोडियम आयन और एक आपके पास क्या बन जाएंगे? क्लोराइड आयन। और ये दोनों जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस पूछा है एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा पीछे आओ अपनी बुक के जहाँ पे हमें बफर सॉल्यूशन दिया गया था टॉपिक आपका, ये देखें बफर सॉल्यूशन पे आओ तो यहाँ पे आपको एसिड बफर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे बेसिक बफर्स भी दिए हैं। तो आप यहाँ से भी देख के जो है वो ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। एक आप लिखोगे pH की, यानी कि एसिडिक बफर्स जो है वो हम pH pKa और प्लस लॉग इस तरह से फाइंड करते हैं, और अगर आपके पास ये बेसिक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? pKb आ जाएगा, ठीक है, बाकी चीज़ आपकी वही रहेगी। ओके, ये आपने यहाँ पे राइट कर देना है। ये आपको एसिड्स के लिए अलग दिया होता है और बेस के लिए जो है ये अलग दिया हुआ है, ठीक है।
आपने एज इट इज़ ही इसको जो है अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारना है। क्लियर? और इसके अलावा दोनों की आप यहाँ पे जो है वो डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है, मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। एसिड एंड बेसिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन क्या होते हैं? दोज बफर्स विच आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एंड साल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर्स। और एसिडिक बफर्स की पीएच जो है वो लेस देन 7 होती है। ये आप यहाँ पे राइट कर लो। बेसिक बफर सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे? दोज बफर विच आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, पहले मैं आपको एसिडिक की डेफिनेशन राइट करवा देती हूँ, आप लोग लिख रहे हैं। एसिडिक बफर्स क्या होते हैं? दोज बफर विच आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड and a salt of it with the strong base are called acidic buffers. Their pH is more than 7, less than 7, ठीक है, less than 7 लिखना है आपने। फिर आपके बेसिक आते हैं। बेसिक बफर्स क्या होते हैं? दोज बफर विच आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड a salt of it with strong acid are called basic buffer और देयर pH इज मोर देन 7, आप यहाँ पे राइट करेंगे। इसके अलावा एसिडिक्स जो आपके बफर्स हैं, इनकी कॉमन एग्जांपल आपके पास आती है CH3COOH प्लस CH3COONA। और दोनों के जो है इक्वेशंस जो हैं वो भी आपने यहाँ पे राइट करनी है। इक्वेशंस आपकी बुक में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, हाउ आर दे रिलेटेड इन टर्म ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। पार्ट सी का आंसर बेटा आपकी बुक में गिवन है। अपनी बुक के पेज नंबर 186 पे आए। टॉपिक आपका जो 9.1 है, यहाँ पे अगर आप देखो तो बेटे आपको कंजुगेट एसिड भी दिया गया है, कंजुगेट बेस भी दिया गया है, देन आपको बताया कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आपने कंजुगेट एसिड की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल लिखनी है, कंजुगेट बेस लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन आपने ये भी बताना है इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन से हैं। ये भी डेफिनेशन जो ऊपर लिखी है वो नीचे वाली भी, और ये भी आप लिखोगे यहाँ पे, और ये वाली एग्जाम्पल और नीचे वाली एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल आपने इसके आंसर में राइट करनी है, ठीक है। ये सारा का सारा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे सारा का सारा आंसर जो है ये इस पार्ट में राइट करोगे। इज दैट क्लियर? और अच्छी तरह से मैंने आपको ये उस टाइम एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट डी की तरफ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना बेटे, उसका जो वीक मतलब स्ट्रॉन्ग, आप ये लिखेंगे अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ अ वीक कंजुगेट बेस बिकॉज इट डोनेट प्रोटॉन ईजिली। वेयर एज अगर हम उसका ऑपोजिट देखेंगे, जो वीक एसिड होता है बेटे, इट हैज़ स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस एज इट होल्ड्स ऑन टू प्रोटॉन। और कॉमन एग्जांपल्स आपने लिख लेनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका जैसे ACl होता है और उसका जो वीक कंजुगेट बेस होगा वो कौन सा होगा? Cl होगा। इसी तरह वीक एसिड जो है उसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH, और उसका जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? CH3COO। अगर अपनी बुक के आप पीछे आएँ तो बेटे यहाँ पे आपको इसकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, ठीक है, इसी टॉपिक पे। ये टेबल पे भी आपको इसकी जो है वो एग्जांपल दी हुई है सारी, तो आप यहाँ से देख के भी इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हो। मैंने भी आपको 1-2 एग्जांपल्स इसकी बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पार्ट ई की तरफ। फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट दैट आर आर्हेनियस बेसिस, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेसिस एंड लेविस बेस। स्टेट विच टाइप ऑफ बेसिस ईच रिएक्टेंट इज। एक्सप्लेन योर आंसर। आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के आपको रिएक्शंस 1 2 3 है ना बेटे, 3 रिएक्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ है कि आपने ये बताने हैं कि ये क्या है, मतलब डिफरेंट आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि ये आर्हेनियस है, लॉवरी ब्रॉन्स्टेड है, ये आप बताओगे। अगर आप यहाँ पे पहला रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ आपको? NaOH, N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन की तरफ अगर आप लोग और करो तो यहाँ पे जो OH है,
OH इज़ आर्हीनियस, और जो क्योंकि ये OH जो है ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, तो हम कह देंगे OH इज़ एन आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH नंबर 1 के आंसर में आप क्या लिखोगे, OH दिया ना यहाँ पे, तो आप बताओगे OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन इज एन आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। नंबर 2 पे आप क्या राइट करेंगे, नंबर 2 में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, H2O। तो H2O इज ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस, इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड लीविस बेस। यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, H2O इज ब्रॉन्स्टेड लॉवरी बेस एंड लीविस बेस। क्लियर। नंबर 3 पे चलो, नंबर 3 पे आप क्या राइट करोगे, NH3 अमोनिया जो है बेटे, इसके बारे में हम राइट करेंगे अमोनिया इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉवरी एंड लीविस बेस। ठीक है, ये आप यहाँ पे राइट करेंगे, और इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड डोनेट अ लोन पेयर। क्लियर हो गया, मैंने आपको तीनों का बता दी, तीनों के तीनों आपने अब राइट कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 206, अपनी बुक का आप लोग ओपन करो, पेज नंबर 206 पे आओ। यहाँ पे हमारे पास है पार्ट F। An amphoteric substance can behave as either an acid or a base. Identify whether water behave as an acid or a base in each of the following reactions. आपको 4 यहाँ पे reactions दिए हुए हैं, और आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो वाटर है वो यहाँ पे एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है या बेस के तौर पे। ठीक है, और आपने अपना रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट बेटे मैं ये भी ओरली आपको बताऊंगी, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखें तो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है H2O, फर्स्ट रिएक्शन की बात मैं कर रही हूँ, तो फर्स्ट रिएक्शन में वाटर एक्ट एज अ बेस। यहाँ पे जो वाटर है ये कैसे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ बेस। यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखोगे, वाटर यानी कि H2O एक्ट एज ए बेस। वाई, उसका रीज़न भी लिखना है, रीज़न ही पूछा हुआ है ना आपसे। आइडेंटिफाई वेदर वाटर इज एन एसिड और बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो आपने इसका रीज़न ही बताना है। रीज़न आपने क्या बताना है, बिकॉज इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। नंबर 2 पे आओ, तो नंबर 2 पे ये जो वाटर है ये एक्ट करेगा एज एन एसिड। आप क्या लिखेंगे, H2O एक्ट एज एन एसिड बिकॉज इट डोनेट हाइड्रोजन टू अमोनिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डोनेट करेगा अमोनिया को, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। नंबर 3 पे आओ अगर, तो नंबर 3 रिएक्शन में जो H2O है बेटे, इट बिहेव लाइक अ बेस। ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, इट बिहेव लाइक अ बेस, ये बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम HNO3, इसने HNO3 से हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया। नंबर 4 पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे जो H2O है बेटे, इट एक्ट एज अ बेस, ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। कैसे, रीज़न क्या है, बिकॉज इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम CH3COOH। ये देखो यहाँ पे H गायब हो गया ना, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसे H2O यहाँ पे कर रहा है, इट एक्ट एज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम CH3COOH। क्लियर हो गया। ये इसी तरह से आप, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसी तरह एज इट इज़ आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में राइट करो। नेक्स्ट आता है पार्ट G। विच साल्ट वुड यू एक्सेप्ट टू डिजॉल्व मोर रेडली इन एसिडिक सोल्यूशन, बेरियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फाइड, एक्सप्लेन। ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है, आप बताओगे कि जो बेरियम फ्लोराइड है BaF2, ठीक है, बेरियम फ्लोराइड जो आपको दिया गया है, ये बेरियम कार्बोनेट और कॉपर, ये क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये गलत लिखा हुआ है बेटे, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है आपकी बुक में, इसको ठीक करो। बेरियम, ये एक चीज़ है बेरियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट, दो बुक्स हैं मेरे पास इस टाइम, दोनों बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है। जो एक्यूरेट है यहाँ पे वो क्या चीज़ है आपका क्वेश्चन, विच वुड मोर रेडली इन एसिडिक सोल्यूशन। एक है हमारे पास बेरियम सल्फेट और एक हमारे पास क्या है, बेरियम फ्लोराइड। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि बेरियम फ्लोराइड जो है वो डिजॉल्व करता है मोर इन एसिड। ठीक है, और यही आपने यहाँ पे बता देना है, और यहाँ पे Kp इसकी बताई हुई है आपको वैल्यू।
नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाई डज कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ पे बेटे आप क्या बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट लाइक KClO3, एक एग्जांपल हम दे देते हैं, इन वाटर इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ मोर सॉल्युबल सॉल्ट KCl बाय कॉमन आयन इफेक्ट। तो पोटाशियम यहाँ पे कॉमन आयन है, आयनाइजेशन जो KCl3 की है ये सप्रेस हो जाती है और ये सेटल डाउन हो जाएगी एज प्रेसिपिटेट। आप पीछे चलें, हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर H। पीछे और बेटे कॉमन आयन इफेक्ट पर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये देखें पेज नंबर 194 पे आओ, ये इसकी द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल साल्ट KCl वाटर इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ मोर सॉल्युबल साल्ट KCl बाय कॉमन आयन इफेक्ट। पोटाशियम इज अ कॉमन आयन, द आयनाइजेशन ऑफ KClO3 इज सप्रेस्ड एंड इज सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपने पार्ट H का आंसर जो है वो राइट करना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको मार्क करवा दिया, पेज नंबर 194 पे इसका आंसर गिवन है। क्लियर हो गया, लिख लोगे आप, समझ आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई की तरफ। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मेंशन फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पीछे देखें आपकी बुक में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बेटे टॉपिक गिवन है, पीछे आओ। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहीं से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ टू आयंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है वही। और यहाँ पे आपने इसकी एक एग्जांपल लिख लेनी है और फिर उसका बता देना है कि KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका किस तरह से लिखते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद आपने लिखने हैं फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। पॉइंट्स में मैं आपको बता रही हूँ, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस एंड लास्ट में क्या आएगा, pH। तीन फैक्टर्स हैं, कौन कौन से बेटे, एक है आपका कॉमन आयन इफेक्ट है, एक मैंने आपको पहले बता दिया क्या pH है, और तीसरा क्या बताया मैंने, टेम्परेचर। क्लियर, तीन फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाए हैं, तीन फैक्टर बताए हैं, फैक्टर भी पूछे हैं ना आपसे। बेसिक प्रिंसिपल आपने इसका लिखना है, पीछे आपको पूरा का पूरा टॉपिक दिया गया है, ठीक है। और डेफिनेशन लिखोगे इसकी, आप जो मैथमेटिकल इसकी पूरी इक्वेशन दी हुई है वो आपने राइट करनी है और फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर देर आर 3 फैक्टर्स, कौन कौन से जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। एक है टेम्परेचर, नंबर 2 फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और नंबर 3 क्या है, pH। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट J। प्रूव बाय एन इक्वेशन व्हाट हैपन व्हेन Na2CrO4 इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ PbCrO4। बेटे इसकी इक्वेशन मैं आप लोगों को राइट कर देती हूँ, आप लोग यहीं से अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। हम कर रहे हैं पार्ट J, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट J मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। पार्ट J आप यहाँ पे मेंशन कर लो। क्या आपको कब कहा है कि जब Na2CrO4 को हम ऐड करें सैचुरेटेड PbCrO4 सोल्यूशन में, तो वो क्या होगा वहाँ पे जाके कि जो CrO4 की कंसंट्रेशन होगी बेटे वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैसे होगा, वो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। हम लिखेंगे PbCrO4, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, Pb2 प्लस साथ क्या हो जाएगा, CrO4 2 माइनस, ठीक है। इसी तरह जो Na2CrO4 है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Na साथ क्या हो जाएगा CrO4 2 माइनस। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कहोगे कि जब Na2CrO4 को हम PbCrO2 के अंदर मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन जो CrO4 की है बेटे वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो PbCrO4 है बेटे इट प्रेसिपिटेट आउट, और जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ आपने सारे राइट करने हैं, ठीक है।
और कॉमन आइन, यहाँ पे कॉमन आइन क्या है, CrO4 है, तो कॉमन आइन जो है वो सप्रेस करेगा किसको, डिसएसोसिएशन ऑफ PbCrO4 को, ठीक है। ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जे के बाद हमारा आता है पार्ट के। क्वेश्चन नंबर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट के करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लिविस एसिड बेस कंसेप्ट बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 कैन एक्ट एज एन एसिड, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, BF3 जो है वो लिविस एसिड ही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है कि BF3 जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट करता है, ये ठीक है। BF3 जो है बोरॉन, अगर हम BF3 के अंदर बोरॉन देखेंगे ना तो इसके अंदर बेटे MT p ऑर्बिटल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। यही आपने यहाँ पे बस लिखना है। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट आई हमारा। If the concentration of hydrogen ion in a solution of 1 into 10 raised to power minus 5 m, what is the pH of the solution? यहाँ पे हमने pH फाइंड करनी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको कर देती हूँ, आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। पार्ट आई कर रहे हैं हम, ठीक है। हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है हाइड्रोजन आयन की, कितनी दी है, 1 into 10 रेशो पावर माइनस 5 m। हमने फाइंड क्या करना है, pH फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, माइनस लॉग, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 into 10 रेशो पावर माइनस 5 आपको दिया हुआ है वही लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। इसका लॉग लोगे तो -5 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया बेटे। ये इसके साथ ही हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मीन ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने इनके एक्सप्लेन आंसर देने होते हैं, डिटेल आंसर देने होते हैं। इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपके चैप्टर में मौजूद हैं, हमने डिटेल से पढ़े हैं। इन सब के आंसर आपको आपके चैप्टर में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, किसी का आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को करवाऊंगी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन गिवन है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बेटे बुक का पेज नंबर 206 है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अ बफर सोल्यूशन हैज़ pH ऑफ 5, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। It is made from a weak acid HI with the pK of 4.8. What is the ratio of concentration of conjugate acid A to the concentration of the weak acid HA in this buffer? Let's start with this solution. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, दिया क्या गया है, ठीक है। हमेशा ऐसे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाती हूँ ना, पहले आप डाटा लिखेंगे या गिवन लिखेंगे। हमें गिवन है pH कितनी है, 5। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, pKa वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, pKa डेट इज़ 4.8। अब हम जो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे बेटे वो कौन सा करेंगे, हम करेंगे pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग, क्या लोगे आप यहाँ पे, साल्ट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने पीछे हम पढ़ के आए हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कर देनी है, वैल्यूज पुट कर दी है। आपको pH कितनी दी हुई है, 5, pKa वैल्यू कितनी दी है, 4.8 प्लस लॉग, ठीक है। ये हमें क्या दिया है, A माइनस, नीचे हमें एसिड क्या दिया हुआ है, HA, ठीक है। यहाँ पे हम HA राइट कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी चीज़ को हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। लॉग A डिवाइडेड बाय HA, ये हमने फाइंड करना है इसलिए मैं इधर को इधर ले गई हूँ। इन सब चीज़ों को हम उधर ले आते हैं, 5 माइनस 4.8, ठीक है।
इन दोनों को जब आप माइनस करोगे ना तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। किसको? लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट करते होते हैं ना बेटे, 9th में लॉग वाले क्वेश्चन करके आए हो ना आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच ए, ये एज इट इज़ रह जाएगा। लॉग को हम किस में कन्वर्ट करें, एंटी लॉग में, तो हम क्या कर लेंगे 0.2। तो जब इसका एंटी लॉग आप लोग लोगे तो आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी 1.5। एंटी लॉग अपने एक सिंपल अपने कैलकुलेटर से ले लेना, वो आपको लेना आता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटे, अपनी बुक पे आओ, पेज नंबर आपकी बुक का है 206। Calculate the solubility of springly salt lead iodide PbI2 in water. It has Ksp value 1.4 into 10⁻⁻8। ईजी सा न्यूमेरिकल है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Ksp वैल्यू दी हुई है 1.4 इंटू 10⁻⁻8 गिवन है। आपको रिएक्शन जो हमारा है इस क्वेश्चन में वो क्या है, PbI2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, Pb2 प्लस और साथ क्या हो जाएगा 2I माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एस सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे ना, यहाँ पे मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, जो Pb है 2 प्लस वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो सॉल्युबिलिटी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जब इक्विलिब्रियम में होगा। अब और जो ये Pb है और ये अलग है, इन दोनों को अलग अलग से हम करेंगे ना। इसी तरह जब इक्विलिब्रियम आता है तो बेटे ये और ये जो हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं। Pb भी S की इक्वल हो जाना चाहिए और I है वो भी S की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, I जो है वो भी किसकी इक्वल होना चाहिए, वो 2 है ना, तो वो 2S की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, Ksp यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली। क्या करेंगे हम लोग, Ksp वाली एक्सप्रेशन, और वो क्या होती है हमारी, कैसे हम उसको राइट करेंगे, Pb2 प्लस और यहाँ पे क्या आएगा I माइनस, और I के साथ 2 था ना, तो 2 को हम क्या ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, S के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, 2S² के इक्वल है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4S3। अलजब्रिक लिहाज से आप अगर इसको मल्टीप्लाई 2 2 4 होता है ना, और ये S और ये S कितने टोटल हो गए, S3 हो गए। ये मैंने कर लिया। ये मैंने क्यों किया अभी मैं आपको बताती हूँ। अब अगर हम इसको S के लिए सॉल्व करें तो हम इक्वेशन क्या हमारी बन जाएगी 4S3, ये बेटे 3 है, 4S3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻8। ये हमें वैल्यू पहली गिवन थी Ksp की। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे राइट की है। अब अगर हमने S3 फाइंड करना है, S3 को उधर रहने दूंगी, 1.4 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 3.5 इंटू 10⁻9। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी भी चीज़ का स्केयर ख़त्म करने के लिए हम ये स्केयर नहीं है, क्यूब है। स्केयर ख़त्म करने के लिए तो हम अंडर रूट लेते हैं, तो ये 3 है तो फिर भी हम अंडर रूट लेंगे, लेकिन 3 को हम क्या कर लेंगे, बाहर रहने देंगे। तो यहाँ पे ये S3 है, तो इधर भी हम क्या कर लेंगे 3.5 इंटू 10⁻⁻9 करेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी 1.52 इंटू 10⁻3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास PbI2 था बेटे, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 1.52 इंटू 10⁻3। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादा आते हैं, इसलिए जो जितने छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर किया करो, वो आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 इन प्योर वाटर इज एट 298 केल्विन इज 6.5 इंटू 10⁻⁻5।
मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट एट दिस टेम्परेचर। पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं हमें गिवन क्या है, ठीक है। एज यूजुअल हम ऐसे ही लिखते हैं ना, पहले गिवन लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है किसकी, ये मैंने सॉल्युबिलिटी लिख लिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 ये कितनी दी है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या है, Ag2CrO4 रिवर्सेबल रिएक्शन है आपके पास। यहाँ पे जो आयन बनेंगे Ag इधर 2 हम कर लेते हैं बैलेंस करने के लिए, प्लस आ जाएगा CrO4 और 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब बिल्कुल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना बेटे, उसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पे हम आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे इन टर्म ऑफ S, ठीक है। कैसे लिखेंगे, Ag प्लस इज इक्वल्स टू 2S, यानी कि 2 मोल्स हैं किसके, Ag के, पर मोल ऑफ AgCrO4, ठीक है। अब समझ आई मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ Ag हैं ये एज पर मोल ऑफ AgCrO4, ठीक है। ये आप इसको ऐसे ही राइट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे इसके हम चलेंगे। नेक्स्ट पे आप क्या करोगे, अब हमने क्या करना है CrO4, पहले हमने इसको ले लिया ना, अब मैं क्या लूँगी CrO4 को लूँगी। आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे CrO4 और ये क्या है 2 माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे S लिखेंगे, क्यों माइनस है। अब यहाँ पे 2S लिखा था, यहाँ पे मैंने S लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल है, ये 2 थे, 1 मोल ऑफ CrO4 जो पर मोल ऑफ AgCrO4, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मेंशन किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे KSP में हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ag, ठीक है बेटे, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे CrO4 2 माइनस, ठीक है। ऐसे आपने राइट करना है KSP इसकी वैल्यू। अब आपने इसकी KSP एक्सप्रेशन पूरी लिख ली। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 2S, यहाँ पे मैंने क्या राइट किया S राइट किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4S3, ये 2 था ना, क्योंकि ये 2S था तो इसके वैसे भी ये स्क्वायर था, 2 था ना, इसलिए यहाँ पे हमने बाय 2 लिखा है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 4S3 आ जाएगी। इससे पहला न्यूमेरिकल भी सेम हमने इसी प्रोसीजर से किया था। अब आगे उसी तरह आप करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे KSP इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 4 और 7 आप क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय, आपको क्या वैल्यू दी हुई है बेटे S, ये हमने लिखी थी ना वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻⁵ और ये 3 है तो इसलिए मैं यहाँ पे बाहर भी क्या कर लूँगी 3 मेंशन कर लूँगी, ठीक है। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, देन इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 1.10 इंटू 10⁻⁻12 मोल 3 डेसीमीटर। -3 होता है ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स था तो 3 सा क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा -9। सिंपल मोल होता है, ये 3 टाइम्स है तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अगर इसको दोबारा से रीअरेंज करें हम लोग तो ये क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.10 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। हमारी KSP की वैल्यू क्या आ गई, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दी। क्लियर, यही आपका जो है वो फाइनल जो है वैल्यू है, फाइनल आपका जो है वो आंसर है। क्लियर, इसको आपने एज इट इज़ अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है और इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो पहले मैंने S लिख दिया था, ये S की वैल्यू है। S को मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपको शुरू में मैंने बता दिया था कि ये क्या है S, बताया था ना, क्या कहा था मैंने आपको कहा था कि ये मोलर सॉल्युबिलिटी है किसकी Ag2CrO4 की, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। फिर हमने रिक्वायर्ड वैल्यू लिखी और फिर आगे उसको मैंने जो है वो पूरा का पूरा सॉल्व किया, उसकी कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ का ही यहाँ पे डिफरेंस हमें दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही बेटे ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की पूरी थ्योरी अच्छी तरह डिटेल से मैंने आपको पढ़ाई,
फिर इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इन द एंड मैंने आपको तीनों के तीनों जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। इसके साथ ही बेटे आज का टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।